साल 2005 कैरिबियन सी के ठीक बीच में एक छोटा प्राइवेट आइलैंड, जहां न कोई टूरिस्ट पहुंचता था न कोई मीडिया कैमरा। बाहर से ये जगह किसी शानदार पैराडाइज जैसी लगती थी। नीला समंदर, सफेद रेत और मजबूत सिक्योरिटी बाउंड्रीज। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये वो हकीकत थी जो बाद में यूएस इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बनी। लड़कियों को कभी पैसों का लालच दिया गया, कभी जॉब ऑफर्स का, या कभी मदद के बहाने इस सीक्रेट आइलैंड तक लाया गया। यहाँ पहुंचते ही उनकी दुनिया बदल जाती थी। चारों तरफ सुविधाएं थीं, हेलीपैड, गेस्ट हाउसेस, प्राइवेट डॉक, सीसीटीवी जैसी सुरक्षा। लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी वो था कानून, सहमति, कंसेंट और न्याय। और इस खतरनाक नेटवर्क के केंद्र में था एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। ऐसा व्यक्ति जिसे पब्लिक में बिलियनर फाइनेंशियर और एलीट सोशल सर्कल का इनसाइडर माना जाता था, लेकिन जिसकी असली पहचान सालों तक छिपी रही। असल सवाल ये था कि इतने सालों तक ये सब खुलेआम कैसे चलता रहा और किसी ने इसे रोका क्यों नहीं। जब फ्लोरिडा के पाम बीच में कुछ टीनेज लड़कियों ने पहली बार पुलिस के सामने शिकायत दर्ज कराई, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मामला सिर्फ लोकल क्राइम तक सीमित रहेगा। धीरे धीरे ये केस एक ग्लोबल स्कैंडल में बदल गया। एक ऐसा स्कैंडल जहां पैसा, पावर, राजनीति और सिस्टम की असफलता सब एक साथ टकराने वाले थे। और फिर आया साल 2019। जेफरी एप्स्टीन को फेडरल लेवल पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग और साजिश यानी कंस्पिरेसी के गंभीर आरोपों के साथ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिन लड़कियों की आवाज सालों तक नजरअंदाज की गई थी, वे अब एक ऐसे सवाल में बदल चुकी थी जो पूरी दुनिया से पूछा जा रहा था। यहीं से शुरू होती है ये कहानी, एक सीक्रेट आइलैंड से लेकर जेल की कोठरी तक, और एक ऐसे आदमी तक जिसकी मौत ने भी सच को दफन नहीं किया, बल्कि उसे और ज्यादा रहस्यमय और खतरनाक बना दिया। आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे कि जेफरी एप्स्टीन आखिर कौन था और कैसे एक साधारण सा आदमी पैसा, प्रभाव और अपराध के इस अंधे साम्राज्य का मास्टर बन गया। साल 1953, न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन इलाका, यहीं जन्म हुआ जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का। न कोई शाही परिवार, न कोई बिजनेस एम्पायर और ना ही कोई खास शुरुआत। उसके पिता एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे और माँ एक स्कूल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी। बाहर से देखने पर यह एक मिडिल क्लास अमेरिकन फैमिली थी, जहां से आमतौर पर या तो एक सामान्य नौकरी मिलती है या एक शांत जिंदगी। एप्स्टीन की पढ़ाई भी कुछ खास नहीं थी। उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन डिग्री कभी पूरी नहीं की। ना कोई फाइनेंस की औपचारिक शिक्षा, ना कोई एलीट एमबीए। फिर भी आगे चलकर वही आदमी दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के बीच बैठा नजर आया। यही वो पहली पहेली है जिस पर बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने भी सवाल उठाए। 1970 के दशक की शुरुआत में एप्स्टीन को न्यूयॉर्क के एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने की नौकरी मिली। ये वही स्कूल था जहां अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ते थे, राजनेताओं, बैंकर्स या सीईओ के बच्चे। यहीं से एप्स्टीन को पहली बार एलीट वर्ल्ड को करीब से देखने का मौका मिला। यहीं उसने सीखा कि पैसा कैसे सोचता है और पावर कैसा व्यवहार करती है। लेकिन एप्स्टीन ज्यादा समय तक टीचर नहीं रहा। अचानक बिना किसी साफ सार्वजनिक स्पष्टीकरण के वो एजुकेशन छोड़कर हाई फाइनेंस की दुनिया में आ गया। 1976 में उसे एक टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक में नौकरी मिल गई और यहीं से उसकी जिंदगी ने पूरी तरह करवट ले ली। सवाल आज भी वही है, बिना डिग्री, बिना ट्रैक रिकॉर्ड, इतनी बड़ी एंट्री कैसे संभव हुई? 1980 तक आते आते एप्स्टीन खुद को एक फाइनेंशियल एडवाइजर और मनी मैनेजर के तौर पर पेश करने लगा। लेकिन उसका काम सलाहकारों जैसा नहीं था। उसके क्लाइंट्स सार्वजनिक नहीं थे। उसकी कंपनियां अपारदर्शी थीं, मतलब उनका कोई खास विवरण मौजूद नहीं था और उसके लेन देन ज्यादातर प्राइवेट ट्रस्ट और शेल लाइक स्ट्रक्चर्स के जरिए होते थे। धीरे धीरे एप्स्टीन महज पैसा मैनेज करने वाला आदमी नहीं रहा, वो एक्सेस प्रोवाइडर बन गया। एक ऐसा व्यक्ति जो अमीर लोगों को अमीर लोगों से मिलवाता था, ताकतवर लोगों को प्राइवेट स्पेस देता था और खुद को हर जगह उपयोगी बना लेता था। यही उपयोगिता आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनी और सबसे बड़ा खतरा भी। पब्लिक इमेज में वो एक शांत बिलियनर था, कम इंटरव्यू, कम स्टेटमेंट और लगभग शून्य पारदर्शिता। लेकिन पर्दे के पीछे उसकी जिंदगी में बढ़ रही थी लग्जरी प्रॉपर्टीज, प्राइवेट जेट्स और सीक्रेट लोकेशंस, जिनकी झलक बाहरी दुनिया को बहुत बाद में मिली। और यहीं से ये कहानी सिर्फ एक आदमी की सक्सेस स्टोरी नहीं रहती, ये बदलने लगती है एक ऐसे सवाल में जो आज भी अनसुलझा है। क्या जेफरी एप्स्टीन सच में सेल्फ मेड फाइनेंशियर था या फिर किसी और ही खेल का मोहरा? अब ये सवाल और भी गंभीर हो जाता है, जेफरी एप्स्टीन आखिर इतना अमीर कैसे बन गया? क्योंकि जहां आम फाइनेंसरों की दौलत, जैसे कि उनकी कंपनीज, स्टॉक होल्डिंग्स साफ दिखाई देती है, वहीं एप्स्टीन की मनी स्टोरी शुरू से ही रहस्यमय और उलझी हुई रही। पब्लिक रिकॉर्ड्स में ना तो उसके बड़े इन्वेस्टमेंट साफ दिखते हैं और ना ही ये पता चलता है कि उसने कौन सा ऐसा क्रांतिकारी बिजनेस मॉडल अपनाया था जिससे वो सैकड़ों मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 1970 के अंत और 1980 की शुरुआत में एप्स्टीन ने वॉल स्ट्रीट में खुद को एक हाई एंड फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर स्थापित किया। वो दावा करता था कि वो केवल अल्ट्रा रिच क्लाइंट्स के लिए काम करता है, ऐसे क्लाइंट्स जिनके नाम पब्लिक में नहीं आते। और यही पहला रेड फ्लैग था। फाइनेंस इंडस्ट्री में पारदर्शिता एक बुनियादी नियम है, लेकिन एप्स्टीन का पूरा मॉडल ही गोपनीयता पर टिका हुआ था। धीरे धीरे उसने ये इमेज बनाई कि वो सिर्फ पैसा मैनेज नहीं करता, बल्कि टैक्स प्लानिंग, एसेट प्रोटेक्शन और गोपनीय वेल्थ स्ट्रक्चरिंग में भी एक्सपर्ट है।
उसकी कंपनियां ज्यादातर प्राइवेट ट्रस्ट्स और लिमिटेड पार्टनरशिप्स के जरिए ऑपरेट करती थीं। जिससे असली ओनरशिप और कैश फ्लो को ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार यही स्ट्रक्चर बाद में उसके लिए एक ढाल भी बना। एप्स्टीन की दौलत का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर लेस्ली वेक्सनर से जोड़ा जाता है, जो उस समय एक बड़े अमेरिकी अरबपति थे। वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपने फाइनेंस तक असाधारण एक्सेस दिया था। यहां तक कि एप्स्टीन को पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली थी। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां एप्स्टीन की लाइफ रातों रात बदल गई। न्यूयॉर्क की $multi-million हवेली, प्राइवेट जेट्स और ग्लोबल ट्रैवल। सब कुछ इसी दौर में शुरू हुआ, लेकिन यहीं से सवाल और गहरे होते हैं। फाइनेंस एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट ने बार बार ये बात उठाई कि एप्स्टीन के नाम पर कोई बड़ा हेज फंड, कोई फेमस आईपीओ या कोई सार्वजनिक फाइनेंशियल सक्सेस स्टोरी मौजूद ही नहीं है। फिर भी उसकी लाइफस्टाइल लगातार एक्सपैंड होती रही। मतलब पैसा आ रहा था, लेकिन उसका सोर्स पब्लिक नहीं था। इसी गोपनीयता के कारण कई लोगों ने यह थियरी दी कि एप्स्टीन सिर्फ इन्वेस्टर नहीं था, बल्कि वो एक इन्फॉर्मेशन ब्रोकर की तरह काम करता था। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सेस, पहुंच और परिचय, इंट्रो और इन्फ्लुएंस को करेंसी की तरह इस्तेमाल करता था। इसका प्रमाण पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि उसकी दौलत को पारंपरिक फाइनेंस नियमों से समझा नहीं जा सकता। साल 2000 तक आते आते एप्स्टीन एक ऐसा आदमी बन चुका था जो खुद को पर्दे के पीछे का पावर प्लेयर मानता था। वो स्पॉटलाइट से दूर रहता था, इंटरव्यूज नहीं देता था और अपने काम के बारे में ज्यादा कुछ बताता ही नहीं था। लेकिन उसकी लाइफ में दिखने वाली लग्जरी एक बात साफ कहती थी, ये दौलत सामान्य नहीं है। और यहीं से एप्स्टीन की कहानी सिर्फ पैसे की नहीं रहती, ये बदल जाती है पावर, सीक्रेसी और कंट्रोल की कहानी में। इसका अगला चैप्टर हमें उसके बिजनेस नेटवर्क्स, शेल कंपनीज और हिडन ऑपरेशंस की ओर ले जाएगा। अब तक हमने देखा कि पैसा आया, पावर बढ़ी, लेकिन एक बुनियादी सवाल अब भी अनुत्तरित है। जेफरी एप्स्टीन आखिर करता क्या था? क्योंकि आमतौर पर किसी भी अरबपति की पहचान उसके बिजनेस से होती है, कोई फैक्ट्री, कोई ब्रांड, कोई हेज फंड। लेकिन एप्स्टीन के केस में यह पहचान शुरू से ही धुंधली रही। उसका दावा था कि वो सिर्फ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले व्यक्तियों के लिए काम करता है, ऐसे लोग जो निजता चाहते हैं और किसी भी जांच पड़ताल से दूर रहना चाहते हैं। यही वजह थी कि उसके काम का ज्यादातर हिस्सा ऑफ द रिकॉर्ड रहता था। एप्स्टीन की कंपनियां भी असामान्य थीं। कोई बड़ा कॉर्पोरेट सेटअप नहीं, हजारों कर्मचारी नहीं, बल्कि छोटी छोटी प्राइवेट एंटिटीज, ट्रस्ट्स और लिमिटेड पार्टनरशिप्स। ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाए गए थे कि असली पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, इसे ट्रेस करना आसान ना हो। खोजी पत्रकारों के अनुसार यही डिजाइन एप्स्टीन की सबसे बड़ी ताकत थी। उसका प्राइमरी ऑफिस न्यूयॉर्क के एक बेहद महंगे मैंशन यानी मकान से ऑपरेट होता था, जो खुद में एक रेड फ्लैग था। आमतौर पर फाइनेंस फर्म्स ग्लास बिल्डिंग्स में होती हैं, लेकिन एप्स्टीन का पूरा सेटअप पर्सनल प्रॉपर्टीज और प्राइवेट स्पेसेस में फैला हुआ था। मीटिंग्स भी बोर्ड रूम्स में नहीं, बल्कि प्राइवेट होटलों में, रूम्स, जेट्स और आइलैंड्स पर होती थीं। जेफरी एप्स्टीन सिर्फ पैसा मैनेज नहीं करता था, वो कनेक्शन मैनेज करता था। वो लोगों को लोगों से मिलवाता था, पॉलिटिशियंस को बिलियनर से, साइंटिस्ट्स को डोनर से, बिजनेस लीडर्स को ग्लोबल एक्सेस से। धीरे धीरे वो खुद एक गेटकीपर बन गया, जिसके बिना कुछ हाई लेवल परिचय, इंट्रोडक्शंस संभव ही नहीं माने जाते थे। यही रोल उसे खतरनाक बनाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इन्फॉर्मेशन, एक्सेस और प्राइवेसी तीनों को कंट्रोल करने लगे तो वो सिर्फ एडवाइजर नहीं रहता, वो पावर ब्रोकर बन जाता है। एप्स्टीन के केस में कई लोग बाद में यही सवाल उठाते हैं, क्या वो सच में फाइनेंस चला रहा था या फाइनेंस की आड़ में कुछ और ही मैनेज कर रहा था? 2000 तक आते आते एप्स्टीन का बिजनेस मॉडल पूरी तरह से अपारदर्शी यानी कि नॉन ट्रांसपेरेंट हो चुका था। ना कोई एनुअल रिपोर्ट्स, ना क्लियर डिस्क्लोजर और ना ही क्लाइंट्स की पब्लिक लिस्ट। फिर भी उसकी लाइफस्टाइल लगातार बढ़ रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि उसका सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन चुपचाप। और यहीं से एप्स्टीन की कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि जैसे जैसे पैसा और एक्सेस बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी जिंदगी में शामिल होने लगे प्राइवेट जेट्स, लग्जरी प्रॉपर्टीज और सीक्रेट लोकेशंस।